आज का टॉपिक भौतिक विज्ञान पर होगा, फिजिक्स पर होगा। और फिजिक्स में क्या क्या आता है वो सब होगा और फिजिक्स के कुछ पहलुओं की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी गति को, किसी भी कार्य को, किसी भी ऊर्जा को समझना कि यह कैसे हो रहा है, ये भौतिक विज्ञान है। आध्यात्म धर्म इसको अलग तरीके से बताता है कि बरसात कैसे होती है, तो आध्यात्म बताता है इंद्रदेव है वो बरसात करा रहे हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान ये नहीं कहता। भौतिक विज्ञान क्या कहता है कि संघनन की क्रिया हो रही है, बाष्पोत्सर्जन से हवाओं के साथ वाष्प मिल जाती है और बाष्पोत्सर्जन होता है और जिससे बादल बनते हैं और बादलों का संघनन होता है, बरसात हो जाती है। तो ये भौतिक विज्ञान है। प्रत्येक चीज को हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना समझना ही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन कहलाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है। न्यूटन के दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जहां से इन्होंने विज्ञान की नींव डाली। एक तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया कि बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इन्होंने सेब को जब नीचे गिरते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि ये सेब है, जमीन पे ही पैर से टूटा और जमीन पे ही क्यों गिरा, ये किधर भी जा सकता था, ऊपर जा सकता था, नीचे जा सकता था, दाएं बाएं किधर भी जा सकता था, लेकिन नीचे ही आया तो क्यों आया। तो उन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर कोई आकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक चीज को नीचे खींचती है। उसी का इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण, और पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उसका नाम दिया गुरुत्वीय त्वरण। बाद में इसकी व्याख्या हुई कि ये कितनी है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाल से प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो एक तो न्यूटन ने ये नियम दिया। न्यूटन ने कुछ गति के नियम दिए। न्यूटन के प्रमुख 3 नियम हैं गति के, वो आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो ये पूरा भौतिक विज्ञान है। समझते हैं यहाँ पे राशियां। सबसे पहले राशि किसे कहते हैं? तो संसार में कुल मिला के 7 प्रकार की मूल राशियां हैं। जैसे आपकी दूरी मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो ये मूल राशियां हैं। इनको नापने के लिए जो मात्रक दिए हैं, जैसे दूरी को किस में नापते हैं, तो दूरी को मीटर में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं, तो समय को नापने की बहुत से मात्रक है, जैसे घंटा है, मिनट है, सेकंड है। तो मापने के जो मात्रक हैं उनमें 3 मात्रक प्रमुख होते हैं। उसमें जो एसआई मात्रक है जिसको बोला जाता है एम के एस पद्धति। एम का मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। 3 चीजों को नापता है। लंबाई मतलब दूरी को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। बड़े मात्रक भी हैं, किलोमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, सेंटीमीटर है, छोटे बड़े तमाम मात्रक होते हैं। सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है, और उससे थोड़ा छोटा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। साथ में इससे जो बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये दूरी नापने का मात्रक बड़ा मात्रक भी है और छोटे मात्रक आप लोगों को बताई दिए। लेकिन जो एसआई मात्रक है वो मीटर ही है। वजन का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, और समय का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड है। तो इसको बोला जाता है एम के एस पद्धति। जो दूसरी पद्धति है वो कहलाती है सीजीएस पद्धति। सी मतलब लंबाई को उसमें हम नापते हैं सेंटीमीटर में, और जो वजन जो द्रव्यमान है उसको नापते हैं ग्राम में, और जो समय है उसको नापते हैं सेकंड में। सीजीएस पद्धति। तीसरी जो प्रमुख पद्धति है वो है एफपीएस, जो ब्रिटेन में चलती है।
FPS पद्धति, इसको लंबाई में को जो हम नापते हैं तो फुट में नापते हैं। वजन द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है और जो समय होता है वो इसमें भी सेकंड में ही नापा जाता है। तो आपने देखा तीनों मात्रकों में जो समय का मात्रक है वो सेकंड है, वो कहीं पर नहीं बदल रहा है। तो ये मात्रक के द्वारा मूल राशियों को नापा जाता है। तो राशियां जो होती हैं वो कई होती हैं, तो उनमें ये देखते हैं कि कौन सी राशि ऐसी है जिसमें द्रव्यमान भी है और साथ में दिशा भी है। जिस राशि में द्रव्यमान और दिशा दोनों होते हैं वो राशि कहलाती है सदिश राशि, और जिस राशि में द्रव्यमान तो है लेकिन दिशा नहीं है तो वो राशि कहलाती है अदिश राशि। इस तरह से राशियों को प्रमुख रूप से दो प्रकार से बांटते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। इसको एक ट्रिक से समझ लेते हैं तो जितनी भी राशियां हैं सब क्लियर हो जाती हैं, कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। तो सदिश के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है, बविताब, बविताब मतलब बल, विस्थापन, त्वरण और वेग, ये मूल रूप से सदिश राशियां हैं। 4 सदिश राशियां। आप सदिश और भी होती है, जैसे बल आया तो बल सदिश है, तो बल अब जहां जहां आएगा, जब जैसे बल आ गया है तो फिर वो चुंबकीय बल हो, विद्युत बल हो, घर्षण बल हो, घूर्णन बल हो, तो बल सभी सदिश ही होगा। विस्थापन जो होता है, विस्थापन भी सदिश होता है। त्वरण, अब त्वरण कैसा भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे वो ऋणात्मक त्वरण हो, धनात्मक त्वरण हो, ये सब सदिश है। अब वेग में चाहे वेग आए, चाहे आवेग आए, चाहे संवेग आए, जिसमें भी वेग लगा है, जिसमें बल लगा है, जिसमें त्वरण लगा है, जिसमें विस्थापन लगा है, तो ये सब क्या होते हैं, सदिश। इसके अलावा जो राशियां हैं अब वे सब अदिश होंगी। जैसे आए कार्य क्या है, तो कार्य अदिश राशि है। समय क्या है, समय अदिश राशि है। चाल क्या है, चाल अदिश राशि है। आयतन क्या है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। मतलब जिनमें बल, विस्थापन, त्वरण और वेग नहीं होगा वो सब राशियां अदिश होती। तो आप याद रख सकते हैं बविताब, जिससे हम अदिश राशि और सदिश राशि को जानते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है। अदिश सदिश राशियां हो जाती है। उसके बाद देखते हैं दूरी और विस्थापन। अभी हमने आपको बताया दूरी, जिसे मीटर में नापा जाता है MKS पद्धति में। दूरी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो दूरी है, जो लंबाई है, वो दूरी होती है। अब दूरी के साथ दूसरा एक और पॉइंट आता है, विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी का मान हमेशा प्लस में होता है। विस्थापन कभी धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक होगा और कभी शून्य होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हम यहाँ कायमगंज से फर्रुखाबाद तक गए तो हमने 33 किलोमीटर की दूरी तय की और ये 33 किलोमीटर ही हमारा विस्थापन हुआ। एक स्थान से जहां तक हम चले गए वही दूरी है और वही विस्थापन है। अब फर्रुखाबाद से हम पुनः कायमगंज लौट आए तो 33 किलोमीटर गए और 33 किलोमीटर लौट आए, तो दूरी हमारी हो गई है 66 किलोमीटर। दूरी 66 किलोमीटर, 33 गए 33 लौटे, दूरी टोटल हमने 66 किलोमीटर तय की, लेकिन विस्थापन हमारा 0 हो गया। विस्थापन का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ दूरी में भी परिवर्तन आए। जैसे हम यहां से वहां गए और वहां से फिर लौट आए, तो 33 गए 33 लौट आए, तो 33 माइनस 33 विस्थापन हो गया 0। अब
हम और पीछे की तरफ 20 किलोमीटर और चले जाए तो विस्थापन हमारा हो गया -20 किलोमीटर। इसको दोबारा समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम 50 किलोमीटर आगे गए तो दूरी भी 50 किलोमीटर है और उस समय विस्थापन भी हमारा 50 किलोमीटर है। जब हम वहाँ से वापस लौटे और वापस में 70 किलोमीटर चले तो 50 को पूरा करके 20 और पीछे चले गए तो हमारा ये विस्थापन जो हो गया ये -20 किलोमीटर हो गया, लेकिन दूरी हमने 50 और 70 कुल मिला के 120 किलोमीटर दूरी तय कर दी। तो दूरी और विस्थापन आप समझ गए होंगे। इसीलिए दूरी क्या है कि दूरी हमेशा अदिश राशि होती है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं। आप पूरब गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, दूरी आप जितनी भी तय करते हैं सब जुड़ जाती है। लेकिन विस्थापन एक दिशा के साथ निर्धारित होता है कि हम पहले पूरब गए और बाद में जब पश्चिम गए तो पूरब के हिसाब से जाके और जब बैक चले गए तो हमारी जो विस्थापन हो गया वो माइनस में हो गया। अगर हम जहाँ से गए वहीं लौट आए तो विस्थापन शून्य हो गया। तो इसलिए विस्थापन को कभी शून्य होता है, कभी धनात्मक होता है और कभी ऋणात्मक होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। बात करते हैं चाल और वेग की। चाल क्या है, वेग क्या है। चाल का जो फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग का फार्मूला भी सेम ही है। वेग बराबर भी होता है दूरी बटे समय, लेकिन इसमें एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होगी आप खुद ही कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि कौन सी अदिश होती है, कौन सी सदिश होती है। चाल का फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग का फार्मूला भी यही है, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो दोनों में फर्क क्या आया, फर्क ये होता है कि चाल किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन वेग एक निर्धारित दिशा में होता है। वेग नदी में वेग होता है, नदी हमेशा एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में जो पानी बहता है, इसलिए उसका क्या है, वेग। नदी की पानी की चाल कभी नहीं लिखी जाती है, नदी की पानी का वेग होता है। क्यों, क्योंकि वो निश्चित दिशा में जा रहा है। जैसे मोटरसाइकिल हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है मोटरसाइकिल की, लेकिन अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कायमगंज से कानपुर की तरफ गए, इसका मतलब एक निश्चित दिशा में गए, तो वो हमारा वेग है। ठीक है, दिशा के साथ जब दूरी लग जाती है तो वो वेग कहलाती है। तो आप समझ में आ गया होगा वेग क्या है और चाल क्या है। अब बात करते हैं आगे त्वरण की। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जब वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग या तो बढ़े या वेग घटे, तो उसे बोला जाता है त्वरण। कि जैसे अगर हम यहाँ से फर्रुखाबाद तक मोटरसाइकिल से जाएंगे तो हम एक चाल से नहीं चल सकते, मतलब एक वेग से नहीं चल सकते। कभी वेग हमारा बढ़ जाएगा, कभी मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगी तो कभी 60 से होगी, कभी 50 तक चल रही होगी तो कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही होगी। तो जो वेग में जो परिवर्तन आता है इसको बोला जाता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जब हमारी चाल लगातार बढ़ती चली जाए तो कहलाता है धनात्मक त्वरण, और जब कभी चाल हमारी लगातार घटती चली जाए तो कहलाता है ऋणात्मक त्वरण। तो त्वरण कैसा होता है, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, जो वेग का परिवर्तन, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन आता है उसको त्वरण कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं प्रक्षेप्य गति। त्वरण का एक पॉइंट और समझ लें जो त्वरण में आता है कि त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे वो केवल त्वरण आ जाए, चाहे धनात्मक त्वरण आ जाए, चाहे ऋणात्मक त्वरण आ जाए, चाहे गुरुत्वीय त्वरण आ जाए, जो स्मॉल जी है न्यूटन ने जो बताई थी गुरुत्वीय त्वरण, उसका भी मात्रक यही है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो ये त्वरण हो गया है। अब आपको बताते हैं प्रक्षेप्य गति। अगला पॉइंट लेते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर को फेंकी जाए या दूरी की तरफ फेंकी जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो फेंकी जा रही है उस गति को कह रहे हैं प्रक्षेप्य गति। जैसे क्या कि अगर हम तीर कमान चलाते हैं तो हमारा तीर एक स्थान से ऊपर होता हुआ और आगे जाके गिरेगा, तो ये जो गति जो बनती है ये बोली जाती है प्रक्षेप्य गति। और जब कोई वस्तु प्रक्षेप्य कर रही होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही होती है, तो जो रास्ता बनता है, उसका जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है परवलयाकार पथ। तो प्रक्षेप्य गति में पथ कैसा आता है? परवलयाकार। जैसे तोप से अगर गोला छूटता है तो पथ कैसा आएगा? परवलयाकार पथ। बंदूक से गोली छूटेगी, पथ कैसा होगा? परवलयाकार। अगर गुलेल से हम पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो पथ कैसा होगा? परवलयाकार पथ। प्रक्षेप्य करती हुई वस्तु का पथ जो होगा वो परवलयाकार पथ होता है। प्रक्षेप्य में अगर किसी चीज को हमें अधिक दूरी तक फेंकना है तो ये एंगल आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज को अगर अधिक दूरी तक हमें प्रक्षेपण करना है तो हमें 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। ना तो जमीन से एकदम नीचे रगड़ते हुए और ना एकदम बहुत ऊंचाई पे सीधा। तो जब हम दोनों के बीच में सीधा ऊपर कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ना तो हमें 90 में फेंकना है ना बिल्कुल सीधे फेंकना है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में ना तो 0 डिग्री ना 90 डिग्री, बीच में जब हम फेंकेंगे 45 डिग्री पे तो सर्वाधिक दूरी कवर करेगी। वो जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। तो प्रश्न आए कि लंबी दूरी तक कूदने के लिए लॉन्ग जंपर को किस एंगल पे कूदना होगा? तो 45 डिग्री। गोला फेंक में गोला दूर तक अगर फेंका जाए तो किस एंगल पे फेंके? 45 डिग्री, ठीक है। तोप से गोला किस एंगल पे दूरी तक जाएगा? 45 डिग्री। तीर कमान से तीर किस एंगल पे सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा? 45 डिग्री। बंदूक से छोड़ी हुई गोली सबसे दूरी तक भेजनी है तो किस एंगल पे हमें भेजनी होगी? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होती है, ये सर्वाधिक दूरी कवर करती है। अब बात करें सबसे ज्यादा ऊंचाई तक भेजने के लिए किसी चीज को किस वेग से, मतलब किस एंगल पे फेंकना होगा, तो ऊंचाई के लिए हमें 90 डिग्री लेनी होगी। 90 डिग्री बिल्कुल एकदम सर के ऊपर सीधा, जो एकदम सीधी जाएगी वो जो एंगल कहलाएगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए जो हाई जंपर होते हैं, जो ऊंची कूदते हैं, उन्हें 90 डिग्री पे उछालना होता है, और जो लंबी कूदते हैं वो कूदते हैं 45 डिग्री पे। तो ये दो आपको डिग्रियां क्लियर होती हैं जिससे आपको पता चलता है लंबी दूरी और ऊंची दूरी तक कूदने के लिए। अब ये क्वेश्चन किसी रूप में आ जाए। अब कुछ चीजों की अपनी अपनी चाल होती है। जैसे पृथ्वी से किसी वस्तु को हमें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, तो किस वेग से भेजे कि वो जाए और वापस लौट के ना आए। जाए तो सीधी ऊपर ही चली जाए, पृथ्वी का वायुमंडल पार करके और सीधा अंतरिक्ष में चली जाए, तो वो एक गति होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी वस्तु को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो फिर वो वापस नहीं लौट के आती है, सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। तो जो चंद्रयान वगैरह जो भेजे जाते हैं, चंद्रयान है, मंगलयान है, सैटेलाइट है, जो अंतरिक्ष में भेजने होते हैं, इनकी चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक रखी जाती है। अगर इनकी चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगी तो ये पृथ्वी का वायुमंडल पार नहीं कर पाएंगे और पुनः वापस लौट आएंगे, ठीक है। तो ये है प्रक्षेप्य गति और परवलयाकार पथ आपको बता दिया। अब बात करते हैं वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान गति से कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है।
गोलाई में घूम रहा है, वृत्त में घूम रहा है, वो गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। कोई भी पिंड अगर वृत्त में घूम रहा है तो उसकी गति क्या होगी? उस समय वृत्तीय गति होगी। जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल जो चलाता है वो कौन सी उसकी गति है? वृत्तीय गति है। घड़ी की सुइयां जो घूम रही हैं वो किस गति से घूम रही हैं? वृत्तीय गति से। कोई राउंड टेबल अगर हम यहाँ पे खड़े होके और किसी पत्थर एक रस्सी में बांध के और ऐसे घुमाना शुरू करें, जैसे गांव में गुफनी से खेत रखाए जाते हैं तो उसमें पत्थर रख के और ऐसे घुमाया जाता है, तो उसकी गति क्या है? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति से चलती हुई चीज को अगर हम छोड़ देंगे तो वो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ेगी। हम जहां से उसको छोड़ देंगे उसी रेखा में आगे चली जाएगी। तो आपको वृत्तीय गति समझ में आ गई होगी। और अगर एक निश्चित गति से वृत्तीय गति में कोई चीज चल रही हो तो उसको कहा जाता है सरल वृत्तीय गति। जिसकी गति लगातार एक ही रहे वो सरल वृत्तीय गति कहलाती है। अब बात करते हैं कोणीय वेग, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा जो डब्ल्यू के जैसा होता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति से एक वृत्त में चक्कर लगा रही होती है तो एक निश्चित समय अंतराल में जितनी डिग्री घूम जाती है, ये जरूरी नहीं पूरा चक्कर ले जाए, जितनी डिग्री घूम पाती है एक निश्चित समय में, तो एक निश्चित समय में तय की गई दूरी कोणीय वेग कहलाती है। जो उस समय जो दूरी जो चल रहा होता है, जो चाल चल रही होती है, वो होती है कोणीय वेग। ठीक है, जिससे प्रदर्शित किससे करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा मतलब डब्लू अपॉन होता है जो आपका टी टाइम अपॉन थीटा। जितने थीटा जितने डिग्री घूमता है जितने टाइम में। ठीक है, तो ये कोणीय वेग हो जाता है। अब आते हैं न्यूटन के गति के नियम पे। अब न्यूटन पे आते हैं। और हमने आपको बताया था कि न्यूटन क्या है कि भौतिक विज्ञान के पिता हैं, विज्ञान के पिता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच समझ इन्हीं के बाद शुरू हुई। हालांकि ये एक तर्क की बात हो सकती है, विवाद की बात हो सकती है कि अलग अलग धर्म कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म कहता है कि हमारे वेदों में विज्ञान है, मुस्लिम धर्म कहता है हमारी कुरान में विज्ञान वैज्ञानिक बातें हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो मान्य है और जो साइंस हमें पढ़ाती है, हम उस पर चलते हैं कि न्यूटन के द्वारा ही विज्ञान का जन्म होता है। न्यूटन ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक अवधारणा से बताया। अब ये जरूरी नहीं था कि न्यूटन ने जो कुछ बताया वो सब सही है। न्यूटन ने कई बार गलत बोला। न्यूटन ने पृथ्वी का आकार ही गलत बता दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी है नारंगी के आकार की है, लेकिन फिर भी न्यूटन ने काफ़ी कुछ सही बताया। न्यूटन की दो चीज़ें मेन होती हैं, आपको बताया ही था कि एक गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन है। और वो खोज कैसे हुई? न्यूटन अपने सेब के बाग में लेटे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो पेड़ से एक सेब टूटा और जमीन पे गिरा। न्यूटन सोचते रहे। न्यूटन ने कहा ये क्या चक्कर है कि कोई भी चीज, मतलब ये सेब जो गिरा है नीचे ही क्यों गिरा? ये दाएं चला जाता, बाएं चला जाता, ऊपर चला जाता, किधर को भी चला जाता, लेकिन ये नीचे ही आया। तो कोई तो रीजन है जिससे ये चीज, ये सेब नीचे गिरा। न्यूटन उठे, उन्होंने पत्थर उठाया, वो ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके पत्थर फिर से नीचे गिरा आके। न्यूटन ने कहा अरे कोई तो चक्कर है, पृथ्वी के अंदर कोई तो ऐसी ताकत है जो प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है। उसका नाम दिया न्यूटन ने गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण। अब दोनों फर्क समझिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। कोई भी दो पिंड है जिनके बीच में आकर्षण बल, मतलब आकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, आकर्षण बल जो लग रहा है उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। और जैसे दो पिंड, एक पिंड ये और एक पिंड ये, इसको खींच रहे हैं तो क्या है, आकर्षण।
तो ये आकर्षण क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये साथ में चंद्रमा है, तो पृथ्वी जो चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है जिस बल से, तो इसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण। सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण। सूर्य किस, मतलब जितने भी ग्रह हैं ये किस बल से चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? जो 8 ग्रह हैं सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, जो आपका बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, शनि है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति है, जो ग्रह हैं ये जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये किस बल से चक्कर लगा रहे हैं? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल, सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबको बांधे हुए है और किसी को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, ये आगे अब केपलर का जो रूल पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण हो गया। लेकिन जो पृथ्वी और सूरज के बीच में जो बल लगेगा, सूरज की तरफ से गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा और पृथ्वी की तरफ से गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ये न्यूटन ने दिया। अब आते हैं न्यूटन के गति के नियम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, सादा नाम है इनके। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम जो है उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और उस पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम क्या कहता है? न्यूटन ने बताया कि संसार की प्रत्येक चीज अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी और अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। मतलब यह है कि कोई चीज अगर चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि बाह्य बल उस पर लगाया ना जाए, जब तक उसको रोका ना जाए। और कोई चीज स्थिर है, रखी है, तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक उसको वहां से हटाया ना जाए। इनका एक तो एकदम सीधी सीधी समझ में आता है, पढ़ा लिखा है वो भी समझ लेगा, नहीं पढ़ा है वो भी समझ लेगा कि अगर जो बोर्ड यहाँ पे लगा है और ये बोर्ड तब तक यहाँ पे लगा रहेगा जब तक यहाँ से हम इसको हटाएंगे नहीं या कोई इसको यहाँ से हटाएगा नहीं। स्थिर चीज है तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उसको वहां से हटाया नहीं जाएगा, एकदम कन्फर्म है, हर आदमी जानता है। लेकिन न्यूटन ने जो दूसरी बात कही कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो तब तक गतिशील बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल न लगाया जाए। अब ये नहीं समझ में आता जल्दी आदमी के। आदमी उसमें तर्क करेगा कि हमने पत्थर फेंका तो उसे तो लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए था, पत्थर को कौन रोक रहा है? ये पत्थर क्यों गिर गया? पत्थर को गिरना नहीं चाहिए, अगर हमने फेंका है तो लगातार आगे बढ़े। इस पे न्यूटन बताते हैं कि उस पत्थर पे 2 बल कार्य कर रहे हैं जो उसको पत्थर को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पहला बल हवा का घर्षण बल, जब आपने पत्थर फेंका तो हवा ने घर्षण किया और घर्षण बल ने उसको आगे बढ़ने से रोका। दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसने उसे नीचे गिरा लिया। तो हवा के घर्षण बल ने आगे नहीं बढ़ने दिया, गुरुत्वीय त्वरण ने उसे नीचे खींच लिया, इसलिए आपके द्वारा फेंका गया पत्थर वापस लौट आता है, धरती पे गिर जाता है। कोई चीज आप फेंकते हैं तो धरती पे गिर जाती है। अब तो वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाए, हवा भी हटा दी जाए और पृथ्वी भी हटा दी जाए, गुरुत्वाकर्षण, तो फेंकी हुई चीज कभी नहीं लौटनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो इन्होंने यही किया, अंतरिक्ष में ले जाके इन्होंने सैटेलाइट को उड़ाया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट का मतलब एक गति दे दी
और उसके बाद इसका इंजन बंद कर दिया, सैटेलाइट का, उपग्रह का। फिर वो उड़ने लगा और वो तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसे रोका ना गया। अंतरिक्ष में ही होता है कि अगर तुम जाके दौड़ना शुरू कर दो तो तब तक दौड़ते रहोगे। एक बार जितनी गति से दौड़ जाओ फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, अपने आप उसी गति से लगातार दौड़ते रहोगे हजारों किलोमीटर तक, क्योंकि ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है और ना फिर वहां घर्षण बल है, ना हवा है और ना पृथ्वी है, तो लगातार आगे बढ़ते रहोगे। चंद्रमा पे भी यही होता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, 1/6 भाग है। यहां पे अगर आप 10 फुट कूदते हैं तो वहां पे उतनी ही ताकत से अगर आप कूदेंगे तो वहां 60 फीट जाके गिरेंगे। गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा में लेकिन 1/6 भाग है पृथ्वी की अपेक्षा। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही व्यक्ति का वजन होता है, किसी का भी वजन होता है। अगर यहां पे 60 किलो का आदमी चंद्रमा पे जाए तो उसका जो वजन होगा वो 10 किलो बताएगा मीटर काटा, क्योंकि 1/6 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, वजन बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। जो द्रव्यमान है वो वही रहता है। तो न्यूटन का पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, और अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसको हम प्रैक्टिकली रूप में कहाँ कहाँ महसूस करते हैं तो उसको समझते हैं। जैसे अगर चलती हुई ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चल रही है तो साथ में हम भी चल रहे हैं। ट्रेन अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो उस समय हमारी गति भी तो ट्रेन के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ट्रेन के ऊपर बाह्य बल लगाया गया, ट्रेन में ब्रेक लगाई। अब ट्रेन में तो ब्रेक लग गए लेकिन हम में तो ब्रेक लगे ही नहीं, तो क्या होगा, इसलिए हम आगे को एकदम झुक जाएंगे। अचानक चलती हुई कार अगर अचानक ब्रेक मार दे तो पीछे बैठे हुए व्यक्ति एकदम आगे को झुक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि गतिशील वस्तु है, उस पे तो जो यान है उस पे ब्रेक लग गई और आदमी पे ब्रेक नहीं लगी, इसलिए वो आगे को झुक गया। इसी तरीके से अगर ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खड़ी है तो हम भी स्थिर है, ट्रेन भी स्थिर है। ट्रेन ने चलना शुरू किया, हमें गति है ही नहीं, हम स्थिर अवस्था में है, ट्रेन गति अवस्था में है, तो इस ट्रेन गति अवस्था में वो आगे जा रही है तो हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा और हम पीछे को, क्यों, हम जड़त्व अवस्था में है इसलिए हम पीछे को हमें झटका लगेगा। तो ये न्यूटन का पहला नियम हो गया। मोटरसाइकिल अगर तेज जा रही है और कोई आदमी अचानक से अगर अगली ब्रेक मार दे तो क्या होता है, पीछे बैठा हुआ आदमी आगे जाके गिरता है। इसका भी रीजन सेम है, गतिशील अवस्था है, गतिशील बना रहना चाहता है। मोटरसाइकिल में ब्रेक लग गई, आदमी ब्रेक नहीं लगी, आगे चला जाएगा। अगर कोई घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़ा तेजी जा रहा है, अचानक घोड़ा रुक जाए तो घुड़सवार आगे गिरेगा। तो ये सब क्या है, न्यूटन का पहला नियम। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिधर को गति की जा रही है और उधर को ही कार्य हो जाए, ये सब न्यूटन के पहले नियम पे निर्धारित होते हैं। जैसे पेड़ पे आम लगे हुए हैं और डाल पकड़ के हिलाओ तो आम गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि डाल में तो गति आ गई, डाल गति अवस्था में होगी, डाल को हिलाया, डाल में गति आ गई, और जो आम लगे हैं उनमें तो गति आई नहीं, वो स्थिर अवस्था में थे, इसलिए उनमें लगा झटका। जैसे हमें ट्रेन पे बैठे हुए झटका लगता है, वैसे उन्हें लगा झटका, और झटका लगने से वो गिर जाते हैं। कंबल अगर धरती में गिर जाए, अंगोछा धरती में गिर जाए, उसमें मिट्टी लग जाए तो आदमी झाड़ लेता है। झाड़ने से क्या होता है कि अंगोछा या कंबल में तो गति आ गई, लेकिन जो धूल के कण है उनमें गति आई नहीं। जब वो स्थिर अवस्था में है तो झाड़ने से क्या होगा कि वो उससे अलग हो जाएगी, एक चीज में गति एक में नहीं है। ठीक है, अब इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कांच है, कांच में, कांच का कोई गेट है, उसमें किसी ने पत्थर मारा तो पत्थर मारने से क्या होगा कि कांच
पत्थर के साथ गत अवस्था में आएगी, स्थिर है, गत अवस्था में आएगी। गत अवस्था में आए तो कांच पूरी चटक जाएगी। और उसी अगर गेट में, कांच के गेट में कोई गोली मारे तो गोली मारे तो क्या होगा कि एकदम तेजी से गोली जाएगी, जब तक कांच गत अवस्था में आएगी तब तक गोली निकल जाएगी। तो गोली लगने से उसमें सुराख होगा और पत्थर मारने से पूरी कांच चटक जाएगी, सुराख नहीं होगा। गोली लगने से कांच नहीं चटकेगी, केवल सुराख होगा। उसका वेरिएंट क्या है? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अब जो भी एग्जाम्पल हमने आपको डिटेल में समझा दिया, एग्जाम्पल जो भी पूछा जाए आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। न्यूटन ने जो दूसरा नियम दिया, इसको संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। संवेग संरक्षण का नियम, इसी से फार्मूला आया बल का, F बराबर ma। संवेग संरक्षण का नियम ये क्या होता है समझिए कि जब दो गत्ते या दो चालें एक ही दिशा में होती हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं, और जब दो चालें विपरीत दिशा में होती हैं तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ये संवेग संरक्षण का नियम है। जैसे कि खिलाड़ी गेंद को अगर कैच करता है तो कैच करते समय खिलाड़ी को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। क्यों? उसका रीजन ये होता है, गेंद उसके हाथों की तरफ आ रही है। मान लो गेंद की चाल इस समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाथों की तरफ आ रही है। खिलाड़ी ने भी अपने हाथ पीछे को तेजी से खींचे और पता चला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने हाथ पीछे खींचे, तो क्या होगी? 20 में से 15 घट जाएगी, और जो 20 में से 15 घट जाएगी तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रह जाएगी। कैच करना आसान होगा, चाल उसकी कम हो जाएगी। अगर वो हाथ वैसे के वैसे ही करे रहे जहां पे है वहीं पे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गेंद टकराएगी और उसके हाथों में दिक्कत होगी, चोट लगेगी। और अगर वो कहे कि 20 की चाल से आ रही हो, हम और जल्दी हाथ बढ़ा के और जल्दी ले लें, तो 20 की चाल गेंद की और 20 की चाल आदमी के हाथों की, तो 20 और 20 40 हो जाएगी। तो हाथों पे गेंद बहुत तेजी से लगेगी और लगते ही वो छिटक जाएगी, तो गेंद को कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाथ पीछे को खींचे जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्रेन चल रही होती है और चलती हुई ट्रेन से मूंगफली वाले बहुत तेजी से एकदम उतर जाते हैं, चलती हुई ट्रेन पे तेजी से चढ़ जाते हैं। स्टूडेंट भी कई ऐसा करते हैं, लेकिन हालांकि गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि डेली के अभ्यास से उनको ये अभ्यास हो जाता है। डेली करने से उन्हें पता होता है जैसे ट्रेन की समय स्पीड क्या है, स्लो चल रही होती है। वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने चलना शुरू किया। अब मूंगफली वाला उसमें मूंगफली बेच रहा है, उसने भी जब वो उतरा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। अब दोनों की जब चाल बराबर होगी तो 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। अब जब 0 हो गया तो दोनों की चाल एक ही हो गई। अब 0 हो गई तो ऐसे हो गई जैसे ट्रेन खड़ी हुई है, आराम से उतर जाता है। इसी तरह से चलते समय जब ट्रेन चल रही होती है तो जितनी स्पीड से चल रही होती है उसी स्पीड से चढ़ने वाला भी दौड़ता है उसके साथ ट्रेन के, आराम से चढ़ जाता है। अगर ट्रेन चल रही है और आदमी सीधा कूद जाए, सीधा उतर जाए तो एकदम गिर जाएगा। और अगर वो चाहे कि हम उल्टी तरफ दौड़ जाए तो डबल तेजी से गिरेगा। 20 की चाल से ट्रेन जा रही है और 20 की चाल से अपना 40 की चाल से, तो दांतवा सम। ठीक है, तो क्या है कि अगर एक दिशा में होती है तो चालें घट जाती है, विपरीत दिशा में चालें बढ़ जाती है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है जिसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब आते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पे जो कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न ना करे। जैसे अगर हम इसमें घूसा मारते हैं तो बोर्ड भी हमारे हाथ पे चोट मारता है। अगर दीवार में हम धीरे से घूसा मारेंगे, दीवार हमारे धीरे से चोट मारेगी। अगर दीवार में हम तेजी से घूसा मारेंगे, दीवार हमारे तेजी से चोट मारेगी। मतलब एक क्रिया हमने की दीवार की तरफ तो दीवार ने एक प्रतिक्रिया हमें दी। मतलब एक क्रिया होगी तो एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ये न्यूटन का नियम है।
न्यूटन का तीसरा नियम। अब इस नियम में न्यूटन ने दो चीजें बताई कि जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। पहला, जिस दिशा में क्रिया होगी प्रतिक्रिया ठीक उसके विपरीत दिशा में होगी। दूसरी चीज, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने दीवार को पीछे की तरफ धक्का मारा तो दीवार ने हमें आगे की तरफ धक्का मारा। ये एग्जाम्पल हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। जैसे बंदूक से अगर जब गोली चलाई जाती है तो गोली आगे को जाती है और व्यक्ति को पीछे को झटका लगता है। एक चीज हमारी समझ में आ गई कि बंदूक की गोली जब आगे जाएगी तो व्यक्ति पीछे को झटका लगेगा, मतलब विपरीत दिशा में जो काम हो रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम है। और एक ही दिशा में किया जा रहा है उधर कोई काम हो तो वो पहला नियम है और उसे जड़त्व बोला जाता है। ये अभी आपको समझाया था कि जब चलती हुई ट्रेन अचानक रुके तो आगे कोई झुक जाता है, मतलब जिधर को जा रही उधर कोई झुकना, ये पहला है। और अगर जिधर को किया जाए अपोजिट में काम होने लगे तो वो तीसरा है। इतना आपको क्लियर करना, एकदम क्लियर रहेगा। जैसे कि गुलेल को जब हम पीछे खींचते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो क्या होता है, तब पत्थर आगे जाता है। यह नियम क्या हुआ कि पीछे खींचा, एक क्रिया पीछे की गई, पत्थर आगे गया, क्रिया प्रतिक्रिया हुई। ठीक है। तीर कमान में भी तीर को जब हम पीछे खींचते हैं तो तीर आगे जाता है, धागा पीछे खींचा जाता है। तो ये जहां पे क्रिया की जा रही है उसके अपोजिट दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है। कहाँ कहाँ और हो रही है, तीर कमान में बता दी आपको, गुलेल में बता दी, बंदूक में बता दी। खिलाड़ी जो स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं, तैराक, वो पानी को जितनी तेजी से पीछे खींचते हैं, फेंक देते हैं, उतनी तेजी से पानी उन्हें आगे के लिए गति देता है, प्रतिक्रिया देता है। लंबी कूदते समय खिलाड़ी जितनी तेजी से जमीन पे पैर मारेगा उतनी तेजी से जमीन उसको आगे की तरफ उछाल देगी कि क्रिया की एक प्रतिक्रिया मिलेगी। अगर नाव से उतर रहे हैं, नाव से उतरते समय अगर आपने नाव से कूदे तो जब नाव से कूदोगे तो तुम आगे जाओगे और नाव पीछे जाएगी, क्योंकि क्रिया होने पे एक प्रतिक्रिया अवश्य ही होनी है ना। और जब मोटरसाइकिल होती है उसके शॉकर खराब हो जाते हैं तो मोटरसाइकिल जब वो जमीन गड्ढे में जाती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप ऊपर को जब जंप लगती है आदमी को तो झटका लगता है शॉकर खराब होने पे। अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, दूसरी दिशा में होगी। अब बात करते हैं उसकी, जो न्यूटन ने बताया कि बराबर होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। न्यूटन के हिसाब से अगर गोली आपकी 1 किलोमीटर दूर आगे जाके गिरी, बंदूक से चलाई हुई गोली 1 किलोमीटर आगे जाके गिरी, तो मनुष्य को भी 1 किलोमीटर पीछे गिरना चाहिए। ये हमें कहां से क्लियर होता है, तो बल जो लगता है, बल का फार्मूला होता है F बराबर ma। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान बहुत खास चीज होती है, वजन बहुत खास चीज है। गोली का वजन कम होता है, आदमी का वजन ज्यादा होता है। कि गोली कम वजन के कारण ज्यादा दूरी पे जाती है, आदमी का वजन ज्यादा होता है तो कम जाता है। अगर गोली भी 60 किलो की हो और आदमी भी 60 किलो का है तो बराबर जितनी दूरी गोली जाएगी उतनी दूर पीछे जाके आदमी गिरेगा। तोप में जब गोला डाला जाता है बड़ा सा तो तोप भी पीछे को झटका मारती है। कहीं भी क्रिया, मोटरसाइकिल भी जितनी नीचे जाती है उतनी ऊपर जाती है। उसको वो अलग चीज है कि उसकी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए उसमें शॉकर लगा दिए जाते हैं कि नीचे जाती है तो जो स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग मोटरसाइकिल को उछलने नहीं देती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन का नियम हो जाता है। तो ये हमने विज्ञान के कई टॉपिक आपको क्लियर किए हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लें तो हम इसके आंसर दे देंगे। और ऐसे ही वीडियो हम आगे साइंस के बनाते रहेंगे। अगर आपको बेस्ट लगते हैं तो इस टाइप से करते रहेंगे, नहीं तो आपको लिखा तो रहे हैं, लिखाने वाला तो चल ही रहा है, ये समझाने वाला आपको इस तरह से वीडियो बना के देते रहेंगे। ठीक है। और ये सब में इम्पोर्टेंट है, आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये होमगार्ड के लिए है, SSC GD के लिए है,
आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपने जो लिख लिया है वो नोट कर लिया है। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आपको वीडियो को दोबारा देख लीजिए जहाँ पे आपको डाउट क्लियर नहीं हो पा रही है, और आप नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।